कुछ नहीं, वैसे ही दिमाग पर बैठे ही रहे। सर 2-3 वीडियो हम बनाने के लिए आधे आधे घंटे सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब लोग लाइव फटाफट। हाँ, सबको जय माँ सरस्वती, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, सुप्रभात भाई, सुप्रभात। हाँ, सुप्रभात सबको, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर चरण स्पर्श, अरे वाह, दिल खुश कर दिया यार, चरण स्पर्श करके, अरे वाह। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई। तो मैं पहला इंट्रो दे दूं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे वीरों की कमी नहीं है, ये धरती है, तो वीर आते रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे। हाँ, हैप्पी चिल्ड्रन डे। आप लोग को चिल्ड्रन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे और हमारे इस अल्फा इंस्टीट्यूट टीम की तरफ से, ठीक है भाई। हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ 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 भाई, चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, जहां से भी आप लोग हैं, आप सभी को बाल दिवस मतलब चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। आप लोग जहां रहें मस्त रहें, ठीक है ना। आप लोग का कल्याण हो, मतलब जग में कल्याण हो, ठीक है भाई। आप लोग कुछ अच्छा भविष्य लेकर आए होंगे यहाँ पर, और जिसको हम पूरा करना भी चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना भैया, पहले लिख लेते हैं हम लोग। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री पढ़े, वो भी इसमें क्या पढ़े, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं भाई, फिजिकल पढ़ रहे हैं, ठीक। और चैप्टर की बात कर लूं मैं,
तो चैप्टर नंबर 3 है। हाँ, कुछ लोग वह पूछेगा भैया सर जी लेक्चर नंबर क्या बता दीजिए। सर लेक्चर नंबर आज का 10 है और ये लास्ट है, और ये लास्ट है। ठीक है भाई, आज ये लास्ट है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ मेरी टाइमिंग भी बता दूं, मैं टाइमिंग बता दूं, 6:30 AM मॉर्निंग में रहती है। ठीक है भाई, चल ठीक है, ठीक है। आप लोग जहां पर भी हैं एकदम मन से लग जाइए, अभी भी बहुत समय है। मैं चाहता हूं कि आप सभी का जो 12th का एग्जाम होने वाला है सर, सभी का 90+ स्कोर हो बच्चा। ठीक है, और मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बता दूं, जितने लोग भी यहां पर लाइव हैं सब लोग अगले महीने में, दिसंबर के लास्ट महीने में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम मतलब फॉर्म आने वाला है। आप सब लोग इसे भरें, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं भरेगा, सब लोग भरो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर आएगा इसको सब लोग भरो। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, आपकी तैयारी बढ़ेगी। ठीक है ना, इससे होगा क्या, आपकी तैयारी बढ़ेगी। और जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी उन्हीं को फिल करना। जैसे आप लोग DU को पुट करना, उसमें किसको पुट करना भाई, DU को, दिल्ली यूनिवर्सिटी भरना। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ALU भरना, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का नाम भरना। ठीक है ना, उसके बाद कौन आता है भाई, अगर BHU आता है। ठीक है ना, इन सब यूनिवर्सिटियों की उस फॉर्म में भरो। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो बात कर ले रहे हैं तो CUET मतलब जितने भी, सब लोग पहले स्कोरिंग करो, सब लोग प्रयास करो। ठीक है ना, सब लोग प्रयास करो, सब लोग प्रयास करो कि जो क्लास 12th का स्कोरिंग है सबका 90+ आना चाहिए। अब 90+ कैसे आएगा उसे समझो, 90+ कैसे आएगा उसे समझो। थोड़ी स्ट्रेटजी है कि भाई जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम लोग तो करा ही रहे हैं, आप अपने से भी करो। ठीक है ना, तो पहली चीज कैसे करते हैं उसको देखो, बस 2 मिनट में बताते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक सब बाकी लोग जुड़ रहे हैं, हमें लगता है 2-3 मिनट में सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, पहले 12th की मैं बात कर लूं, तैयारी कैसे करनी है। तो देखो 2 साल में क्या क्वेश्चन पूछे गए, 2 साल में कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो जितने भी पहले के क्वेश्चन आए उन सबको पहले आना चाहिए हमें। मतलब हाँ सर दिसंबर में आता, या दिसंबर के लास्ट में आने की संभावना है। CUET का जो फॉर्म है ये दिसंबर के लास्ट में, पूरे इंडिया के लिए मैं बता रहा हूं, पूरे इंडिया के लिए बता रहा हूं। हाँ, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी भरना है मैं बता रहा हूं। आपको यूनिवर्सिटी वही भरना है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। जैसे यूनिवर्सिटी 2 प्रकार की होती है भाई, यूनिवर्सिटी 2 प्रकार की होती है। एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है ना, ये क्या होता है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आपको सेंट्रल वाला भरना है। कौन वाला भरना है, सेंट्रल। ठीक है ना, ठीक है ना, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला भरना है। ठीक है ना, अभी मैं सबकी बात देखूंगा, पहले समझो। हाँ एग्जाम आ जाएगा तो अभी जैसे जब CUET का जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आएंगे, कैसे भरना है, कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, कौन से राज्य के बच्चों के लिए कौन कौन सा यूनिवर्सिटी फिल करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या माइनर लेना है, हम लोग सब चीज बताएंगे आपको। ठीक है ना, किसको JEE मेंस का भरना है,
किसको नीट का एग्जाम मतलब तैयारी करनी है, हम सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो किसको जेई नीट का तैयारी करवाना है, किसको सीयूईटी में जाना चाहिए और किसको नीट में जाना चाहिए, हम लोग सारी चीजें आपको बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लड़के ऐसे भी होंगे कि हम उनको सजेस्ट कर देंगे भाई तुम पॉलिटेक्निक ही कर लो, ठीक है ना। तो सबके मेंटोलिटी के हिसाब से पहले आप मेन फोकस करना है आपको कि यह हमें 12th में 90+ लाना है, 12th में 90+ लाना है बच्चा। इसके लिए क्या करना है, आपको 2-3 साल के जितने भी एग्जाम के पैटर्न आए हैं उनको आपको देखना, कम से कम आप 3 साल के पीछे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करो, हम लोग भी कराएंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या करनी है, पर डे रिवीजन करना है, नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिए तो कल सो लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि आज हम लोग 5 घंटे पढ़ लिए कल सो लिए। कुछ लड़के की मैं एक मेंटालिटी जानता हूं कि आज थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे, सर आज क्लास में बोल दिए हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो लेंगे, उसके बाद जानते हो क्या करेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, अगले दिन सो जाएंगे, चला कल पढ़े रहे यार, ठीक है, परसों तो पढ़े रहे, ठीक है ना। यह वाला भी काम करते हैं, तो ये नहीं करना है बच्चा, 8 घंटा मत पढ़ तू हम करें कि 8 घंटा के बदले 6 घंटा पढ़, लेकिन रोज पढ़, ठीक है ना। 8 घंटे के बदले कितना कर, 6 घंटा पढ़, लेकिन पर डे पढ़। पर डे तुम लोग पढ़ के देखो सक्सेस हो जाओगे, लेकिन 24 घंटे में तुम 15 घंटे पढ़ के 2 दिन आराम करोगे, कभी सक्सेस नहीं होगे, यह मैं बता दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। तो आपको रेगुलर पढ़ना है। मैं कहता हूं कि भाई 8 घंटे ना पढ़ के 6 घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। बात समझ में आ रही है, सबको क्लियर है। अब कल के टॉपिक पे हम थोड़ा सा आते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, फिर इसका हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं प्रेजेंट में। एक बार अगेन मैं बोल देता हूं, बाल दिवस की हार्दिक बधाई हो आपको, है ना, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस डे की आपको हार्दिक बधाई, ठीक है ना, सेलिब्रेशन है आपके लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है। हाँ, सीयूईटी कौन सा कोर्स है, इसी के माध्यम से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, एमबीए कर, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ठीक है ना, बीएफए कर सकते हैं, जो आपको चयन करना पड़ेगा उसी से आप कर सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया गया है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्या किया है, मर्ज कर दिया गया। अब एक ही एग्जाम कराया जाएगा, उसी के मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट, सॉरी यूनिवर्सिटी अलॉट होगी, ठीक है भाई। चलो तो स्टार्टअप करते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, हमने क्या पढ़ा रखा है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी हम पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। हाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है भाई। तो हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा रखी है, कुछ बातें उसमें डिस्कस हुई थी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी के हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गुरु नहीं भगवान है सर, अच्छा अच्छा, धन्यवाद, हमें इतना महान मत बनाइए सर आप, ठीक है ना। बस आप अच्छा नंबर ला दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी के हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लिए हैं, इसी के क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग, ठीक है। तो हमने 4 अनुप्रयोग आपको पढ़ा रखा था, 4। हाँ भाई, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है ना, हम कमेंट सबका देख रहे हैं,
लेकिन मैं किसका 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 नाम लूं, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है ना, इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में हमने 4 बताया था, धातुओं की क्रियाशीलता तक हमने बता रखी थी आपको, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया था। अगला हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन क्षमता। अगला हम पढ़ेंगे भाई प्रतिस्थापन क्षमता, ठीक है। चलिए, ये 5वां हो जाएगा, प्रतिस्थापन क्षमता। प्रतिस्थापन क्षमता क्या हो जाएगा भाई, प्रतिस्थापन क्षमता। हाँ, जय मां सरस्वती सबको, जय मां सरस्वती भाई, जय मां सरस्वती। अगला हो जाएगा प्रतिस्थापन क्षमता। तो ध्यान दीजिए, जो प्रतिस्थापन क्षमता होती है वह इलेक्ट्रोड विभव के प्रोपोर्शनल होती, मतलब सॉरी व्युत्क्रमानुपाती। जो प्रतिस्थापन क्षमता होती है वह इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है इलेक्ट्रोड विभव के, किसके भाई, इलेक्ट्रोड विभव के। बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन क्षमता, प्रतिस्थापन क्षमता का मतलब भाई कि किसी यौगिक को उसी किसी यौगिक में से किसी तत्व को हटा देना। बात समझिए, जैसे हम आपकी बात कर रहे हैं, जैसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं क्या, कि CuSO4 है, क्या है भाई, CuSO4 है, इसमें Zn डालते हैं तो क्या बन जाता है, ZnSO4, क्या बनता है, ZnSO4 प्लस का Cu। अब ध्यान दीजिए, पहले ये क्या है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये क्या है भाई, कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाना, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाना, कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है। तो भाई यहाँ पे हमने जिंक लाया या हटा दिया। अब ध्यान दीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर होता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, आप एक एग्जाम्पल को समझिए, फिर हम आगे चलेंगे, बात को समझिए। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास चेयर रखी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चेयर है, एक क्या भाई, चेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कोई छोटा सा लड़का बैठा है, या कोई हमारे पास चेयर है, सपोज करिए कि हमारे पास कोई चेयर है, एक छोटा सा लड़का बैठा है, ठीक है भाई, इस चेयर पर एक छोटा सा लड़का बैठा है, ठीक है, ये कोई बालक है, ये क्या है, इस पे कोई बालक बैठा है, क्लियर है सबको। अब ये दादाजी, ये कौन है, दादाजी आ गए, समझो भैया, इस चेयर पे कोई बालक बैठा है, इस सामने है दादाजी। अब दादाजी जाएंगे, इस बच्चे से कहेंगे, बेटा ये चेयर छोड़ दो, हम बैठेंगे। क्या कहेगा कि बेटा ये चेयर छोड़ दो, हम बैठेंगे। तो बच्चा यहाँ से क्या होगा, उतर के चला जाएगा, और इस पे दादाजी विराजमान हो जाएंगे, इस पे दादाजी क्या हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। क्यों वह लड़का चेयर छोड़ दिया, क्यों यह बालक कुर्सी छोड़कर हट गया, क्योंकि यह जो बालक है इसकी क्या है, इलेक्ट्रोड विभव कम है, इसका अपचयन विभव क्या है, कम है, इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, कम है। कम होने का मतलब है धनात्मक में है, कम होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव इसका क्या है, धनात्मक है, धनात्मक होने का मतलब है कम है। और इनका क्या है, इलेक्ट्रोड विभव जो है, इनका जो इलेक्ट्रोड विभव है, इनका जो इलेक्ट्रोड विभव है क्या है, ऋणात्मक है। तो समझिए ये कॉपर है, एक समझिए क्या है, कॉपर SO4 या CuSO4 है, कुर्सी को समझ लीजिए SO4 है,
कुर्सी को आप क्या समझ लीजिए, SO4 है और उस पर जो लड़का बैठा है वह कॉपर है, ठीक है ना, समझिए। तो यह CuSO4 है और ये दादाजी क्या, ये जिंक हो गए, ये क्या हो गए, जिंक हो गए, है ना, ये क्या हो गया, जिंक हो गया। यह जाएगा, अब देखो दादाजी की जो क्रियाशीलता है ज्यादा है, यह निगेटिव है। अब जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, निगेटिव होता है, उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती, तो इनको यहाँ से हटा दे, ये इनको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। तो ध्यान दीजिए, तो प्रतिस्थापन क्षमता क्या, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि भाई जब इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है तो ऑक्सीकरण बढ़ता है ना, मतलब पॉजिटिव में बढ़ता है। तो जब पॉजिटिव में बढ़ेगा तो इसके व्युत्क्रम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है भाई, एक लाइन लिख लेते हैं। श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे के तत्वों को, अपने से नीचे के तत्वों को, श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे से स्थित तत्वों को उनके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देते हैं, उनके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देते हैं। बात समझ में आ रही भाई, क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्या कह रहा है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होगा वह अपने से नीचे वाले, वह अपने से नीचे वाले तत्व को उसी के यौगिक से हटा देंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़का अगर कुर्सी पे बैठा है तो उसके पिताजी आएंगे, उसके ही कुर्सी से उसे हटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे बतिया समझ में आ रही है, हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग। अरे PDF मिल जाएगा रे बच पगला, काहे पगला ही रहा है तू लोग, तो एकदम PDF के पीछे पड़ा रहता है, रात तेरी, एकदम गंदे आदमी तू लोग, हमेशा PDF चिल्लाता है। यहाँ पढ़ा रहे हूँ नहीं दिख रहा है, रोज PDF तो अपलोड करते हैं, नालायक कहीं का, जो पढ़ा रहे हूँ नहीं पढ़ा जा रहा है। देखो दांत नहीं पड़ रहा है, दांत वाला इमोजी भेज रहा है, इधर देखो भैया, मैं कहने का मतलब है, ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो, विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने आपको पढ़ाई रखा है। पढ़ाया क्या था, जैसे पहले जिंक का स्थान ऊपर होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर होता है, और बीच का छोड़ दे रहा हूँ ना, ये बीच में भी सब होते हैं। देखो जिंक का स्थान ऊपर है, फिर हाइड्रोजन है, इसके नीचे क्या है, कॉपर है। तो कहने का मतलब था मेरा कि अगर कॉपर SO4 आप ले रहे हो और इसमें जिंक का रिएक्शन कराओगे तो जिंक जाएगा और इनको हटा देगा, कहेगा हट जा भैया, क्यों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा, तो ये इनको आएंगे हटा देंगे, ये बन जाता है ZnSO4 प्लस का Cu, मेरे लाल, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस का Cu। ठीक है ना, हाँ देखो एकदम लाल समझ गया, ये बच्चा समझ गया कि सर यहाँ पे जिंक पिताजी हो गए, कॉपर बच्चा है। अरे कितना बढ़िया समझदार आदमी है। देखो यहाँ पर मित्रों, मैं आपको एक खास विशेष सूचना देना चाहता हूं। यहाँ पे एक उज्जवल दीक्षित जी हैं, मैं उनका नाम लिख दूं, इनका नाम है उज्जवल, मैं आपको कुछ 1 मिनट के सुन लीजिए। एक है उज्जवल दीक्षित जी हैं, यह सुबह से जब से हम पढ़ा रहे हैं
कम से कम 5 बार मैसेज कर चुके हैं कि क्या सर मेरा कमेंट दिख रहा है, क्या मेरा कमेंट दिख रहा है। अब मैं क्या जवाब दूं इनको, आप ही बताएं। आप कमेंट कर पा रहे हैं इसका मतलब मेरे तक आ रही होगी, आपको समझना चाहिए। फिर भी आप यही नालायकों वाली हरकत कर देते हैं, क्या सर मेरी कमेंट जा रही है। अगर मैं आपका नाम ले लूंगा तो इससे क्या मतलब निकलेगा, क्या कर लेंगे आप। गजब बेइज्जती है यार, नाम नाम के चक्कर में आप लोग पढ़े, जो पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, बताइए, हद है। आइए भाई आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई अगला पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं भाई, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी भाई, जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, तो इसको क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता कैसे निकालनी है। ठीक है भाई, चलो तो ध्यान दो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन, इज सॉरी 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 प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण क्षमता, हिंदी में लिखें, ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता समानुपाती होता है। ऑक्सीकरण क्षमता समानुपाती हो, ऑक्सीकरण क्षमता समानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड विभव के, किसके भाई, इलेक्ट्रोड विभव के। किसके समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोड विभव के। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीकरण क्षमता इलेक्ट्रोड विभव के समानुपाती होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ेगी सर, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ेगी। आज ये लास्ट लेक्चर है वीडियो का, ठीक है, आज लास्ट है, बस खत्म होने वाला। तो देखो भाई, तो F2 का इलेक्ट्रोड विभव मैंने लास्ट में बताया था कि फ्लोरीन का, हमने लास्ट में लिखवाया था कि ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का। यही हैलोजन है, इन्हीं का नाम क्या है, हैलोजन। इन्हीं का नाम सर क्या है, हैलोजन का नाम क्या है, हैलोजन। ठीक है भाई, ठीक है, चल थोड़ा इंपॉर्टेंट की चीजें भी लिख लेते हैं, है ना। चलो, हाइड्रोजन प्रतिस्थापन में अधिक, हाइड्रोजन प्रतिस्थापन में अधिक इलेक्ट्रोड विभव, अधिक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन प्रतिस्थापन में अधिक इलेक्ट्रोड विभव
वाला वाला कम इलेक्ट्रोड विभव वाला कम इलेक्ट्रोड विभव वाले को प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब हैलोजन प्रतिस्थापन में, हैलोजन प्रतिस्थापन में अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाला, जिनका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, जिनका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा वह कम इलेक्ट्रोड विभव वाले को हटा देते हैं। कम इलेक्ट्रोड विभव वाले क्या करते हैं भाई, हटा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। कहने का मतलब है जिनका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वह क्या करेंगे, कम वाले को अधिक वाला हटा देगा। मतलब जिनका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, जिनका इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण वाला, तो जिनका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा वह कम वाले को हटा देंगे। ठीक है ना, चलो भाई। अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि इनको नहीं समझ में आ रहा है। पता है क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अभी हमसे शुरुआत से ही पूछ रहे हैं कि सर क्या मेरा कमेंट जा रहा है। अरे नालायक, तुम तो कमेंट में अपना नाम करवाने के चक्कर में तो समझ में क्या आएगा घंटा। जब तुम अपना नाम ही बुलवा रहे हो तो आएगा कैसे समझ में। जब तुम टाइप कर रहे हो तो तुमको समझ में कहां से आएगा, तो तुम्हारा दिमाग तो उधर चला जा रहा है। ये बहुत सारे विद्वान लोग भी कह गए हैं, बहुत सारे विद्वान लोग भी कह चुके हैं कि दो काम एक साथ करोगे तो माइंड बटेगा। ठीक है ना, चलो आइए भैया। तो अब अगला है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। किसका भाई, H2 का प्रतिस्थापन पढ़ना है। सब इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, एकदम 60 में भी पढ़ा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में टू द पॉइंट रहे। सब एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, फिर भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं। देखो, H2 का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, ठीक है ना, H2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना है भैया। तो ध्यान दीजिए, तो हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, बात को सुन लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, किसमें भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं, जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वो अपने से नीचे वाले को हटा देते। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है सब लोग हाइड्रोजन को हटा देंगे। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है सब लोग हाइड्रोजन को हटा देंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, देखे होंगे हमने, लिथियम देखा था, पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, Fe था, जिंक था, इस तरह से बहुत सारे धातुएं थी। फिर डाट डाट करके हाइड्रोजन था, यहां तक था। तो ये सब जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर हैं सब लोग हाइड्रोजन को हटा देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व, हाइड्रोजन को उसके यौगिक से हटा देंगे। कहने का मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वह हाइड्रोजन को हटा देते हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ, कैसे सवाल पूछे जाते हैं मैं सवाल लेकर आ रहा हूं, पहले बस 10 मिनट का वेट करिए। आइए, तो क्या लिखेंगे भाई, जो तत्व श्रेणी में H2 के ऊपर है, क्या लिखेंगे, जो तत्व श्रेणी में H2 के ऊपर है, जो तत्व श्रेणी में
H2 के ऊपर है, H2 के ऊपर मतलब हाइड्रोजन के ऊपर है, वह H2 को प्रतिस्थापित कर सकता है, वह H2 को प्रतिस्थापित कर सकता है, H2 को क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन जो तत्व H2 के नीचे हैं वो प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। लेकिन जो तत्व H2 के नीचे हैं वो प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है भाई? कहने का मतलब है, हाँ, कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन के ऊपर रहेंगे वो हाइड्रोजन को हटा देंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे रहेंगे वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। हाँ, एग्जाम्पल पे आ रहे हैं सर, हम आपकी बात सुन लिए हैं। देखिए अब हम वापस से लेके आते हैं, जैसे ऊपर हो जाएगा, हमने रख दिया कि यहाँ पे सोडियम ले लिया सर, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, प्लस हमने क्या कर लिया भाई, H2O कर लिया, या कर लिया क्या हमने, H2SO4, यहाँ पे क्या कर लिया भाई, H2SO4, क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और हमने क्या ले लिया भाई, H2SO4। यहाँ पे 2 सोडियम ले लेते हैं, थोड़ा कलर वलर भी पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, फील आए। तो यह हो जाएगा, यह बनता है Na2SO4 प्लस H2 बन जाता है, Na2SO4 प्लस H2 बन जाता है। अब देखो दूसरी चीज, हम फिर से H2SO4 ले लें और इधर क्या ले लें, कॉपर ले लें, तो यह रिएक्शन सर नहीं होता है, यह रिएक्शन नहीं होता है। अरे बतवा समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो भैया, ये बात समझ में आ रही है आप लोग के, यह रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक रिएक्शन और लिख लीजिए, जैसे हम नीचे, इसी के नीचे प्लेटिनम है, इसी के नीचे क्या भाई, प्लेटिनम है, इसका भी अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो यह भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम किसके साथ कराएं, Ag के साथ कराएं H2SO4 का, H2SO4 का, तो यह रिएक्शन भी नहीं होता है। ठीक है ना, वाई क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि सर ये सब जो हाइड्रोजन के नीचे ही कॉपर है और प्लेटिनम है और Ag, ये सब हाइड्रोजन के नीचे है, जबकि यह क्या, यह हाइड्रोजन के ऊपर है, यह हाइड्रोजन के क्या है, ऊपर है, इसलिए होता है, और ये सब हाइड्रोजन के नीचे, इसलिए रिएक्शन नहीं होते हैं। हाँ, ये पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सवाल में पेपर में आते हैं। क्यों नहीं होता है सर जी, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे ये सब तत्व आते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी कम है, इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी कम है। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए यह नहीं हटा पाते। ठीक है, ठीक है भाई, वापस आते हैं, अगला लास्ट टॉपिक है धातु ऑक्साइडों का अपचयन। धातु ऑक्साइडों का अपचयन,
धातु ऑक्साइडों का अपचयन। ध्यान दीजिए, तो आप कहते हैं क्या कि श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी तत्व Fe के नीचे हैं, जितने भी तत्व Fe के नीचे हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, जितने भी तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का मतलब आयरन, Fe का मतलब आयरन, आयरन के ऑक्साइड और इसके नीचे के ऑक्साइड जितने भी हैं वह हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित हो जाते हैं, वह हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पे कि श्रेणी में Fe के नीचे उपस्थित, श्रेणी में Fe के नीचे उपस्थित, श्रेणी में Fe के नीचे उपस्थित सभी धातुओं के ऑक्साइड, सभी धातुओं के ऑक्साइड, सभी धातुओं के ऑक्साइड H2 से अपचयित हो जाते हैं, H2 से अपचयित हो जाते हैं, H2 से अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, कहने का क्या मतलब है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe के नीचे, Fe के नीचे, किसके नीचे भाई, Fe के नीचे जो भी तत्व है उनके ऑक्साइड H2 के द्वारा, किसके द्वारा, H2 के द्वारा प्रतिस्थापित, सॉरी अपचयित हो जाते हैं, उनके द्वारा क्या अपचयित हो जाते हैं। जैसे देखो कैडमियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैडमियम ऑक्साइड, जैसे क्या हो जाएगा कैडमियम ऑक्साइड, इसका जब H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ भाई H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CD बन जाता है प्लस H2O, कैडमियम अलग हो जाएगा प्लस वाटर बन जाता है, क्या हो जाता है भाई, कैडमियम और वाटर बन जाता है। अगला देखो निकिल का ऑक्साइड ले लें और इसका H2 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, निकिल बन जाता है प्लस का H2O बन जाता है। ठीक है भाई, अगला देखो जब कापर का ऑक्साइड लेते हैं, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कापर मिलता है प्लस H2O मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? अगला देखो इसी तरह हम लोग क्या कराते हैं, Fe2O3 का कराते हैं भाई, Fe2O3 का रिएक्शन जब हम H2 के साथ कराते हैं तो 2Fe मिलता है प्लस का 3H2O मिल जाता है। क्या मिलता है भाई, प्लस का 3H2O मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान देना है कि इस वाले रिएक्शन में टेम्परेचर देना पड़ता है, टेम्परेचर देने पर, कितना टेम्परेचर देने पर, 360 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर भाई, 360 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा। आप फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, कह रहा है श्रेणी में Fe के नीचे, क्या कर रहा है, श्रेणी में Fe के नीचे, आयरन के नीचे उपस्थित सभी धातुओं के ऑक्साइड H2 से अपचयित हो जाते, H2 से क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए तो एक कैडमियम ऑक्साइड है, H2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो एक कैडमियम अलग हो जाएगा, कैडमियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये H2O बन जाएगा, तो अपचयित हो गया। क्या हो गया भाई, अपचयित हो गया। ठीक है ना।
फटाफट नोट कर लो भाई। ठीक है भाई, चल आगे चले। चलो भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं व्यावसायिक सेल की, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं व्यावसायिक सेल की बात करते हैं। अब व्यावसायिक सेल में क्या आता है, बैटरियां। व्यावसायिक सेल में क्या आता है भाई, बैटरियां आता है, बैटरी जाती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है भाई। व्यावसायिक सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरियां। व्यावसायिक सेल को क्या कहते हैं भाई, बैटरियां कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, व्यावसायिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, बैटरियां। तो बैटरियां देखो कितने प्रकार की होती है, बैटरी दो प्रकार की। ये जो व्यावसायिक सेल है या बैटरियां हैं कितने प्रकार की होती हैं सर, दो प्रकार की होती है। व्यावसायिक सेल कितने प्रकार की, दो प्रकार की। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? व्यावसायिक सेल कितने प्रकार की भाई, दो प्रकार की। एक प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल हो जाएगा और कौन हो जाएगा भाई, द्वितीयक सेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखिए, अब प्राथमिक सेल दो प्रकार की। प्राथमिक सेल कितने प्रकार की भाई, दो प्रकार की। प्राथमिक सेल कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होता है शुष्क सेल और दूसरा होता है मरकरी सेल। दूसरा होता है मरकरी सेल। एक होता है शुष्क सेल और दूसरा होता है मरकरी सेल। ठीक है, और द्वितीयक सेल भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। दूसरा होता है निकिल कैडमियम सेल। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो व्यावसायिक सेल को हम क्या कहते हैं, बैटरियां कहते हैं। व्यावसायिक सेल किसे कहते हैं, बैटरियों को कहते हैं। बैटरियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक होता है। प्राथमिक दो प्रकार की, एक ठो शुष्क और दूसरा मरकरी सेल। शुष्क किसे कहते हैं, शुष्क जैसे जो वॉच होता है ना, इन सब जिसमें जो शुष्क जो वॉच होता है, इन सब में शुष्क सेल भरा जाता है। और द्वितीयक में क्या होता है, एक सीसा संचय और दूसरा होता है कैडमियम, निकिल कैडमियम वाला। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चल अब बात करते हैं प्राथमिक सेल क्या होता है।
प्राथमिक सेल क्या होता है? तो प्राथमिक सेल क्या होता है, तो हम कहते हैं ये सेल जो केवल एक बार प्रयोग होते हैं, वे सेल जिनका प्रयोग केवल एक बार हो, जिनका प्रयोग केवल और केवल कितनी बार हो पाए, एक बार हो पाए, वह सब क्या कहलाते हैं भाई? वह सब क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है ना? ये सेल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, ये सेल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, ये सेल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है भाई? बात समझ में आ रहा है? और दूसरा चलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शुष्क सेल हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? शुष्क सेल हो जाएगा और मरकरी सेल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? मतलब प्राथमिक सेल क्या होता है, कहने का मतलब प्राथमिक सेल क्या होता है, तो प्राथमिक सेल का उपयोग केवल एक बार, प्राथमिक सेल का उपयोग केवल कितनी बार होगा? एक बार होगा। सर कितनी बार? एक बार। तो ये सेल केवल एक बार प्रयोग होगा। शुष्क सेल और मरकरी सेल इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आइए, अच्छा नोट कर लेने दें, चलो नोट कर लो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है 298 केल्विन पर। क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म, ठीक है ना? ये चैप्टर खत्म। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे लेकर आएंगे स्पेशली। कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग से लेक्चर लेकर आएंगे 2.5-3 घंटे का, तो उसमें करा देंगे फिर। ठीक है ना? यह चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है 298 केल्विन पर, क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.20, 298 केल्विन पर 0.20, 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता, मोलर केसीएल विलयन की चालकता, मोलर केसीएल विलयन की चालकता। ठीक है, 0.025, 0.025 सीमेंस सेमी इनवर्स है, 0.025 सीमेंस सेमी इनवर्स है। क्या है भाई? सीमेंस सेमी इनवर्स है। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए।
हाँ, यह चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, वैद्युत रसायन। यह चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, वैद्युत रसायन, है ना। ठीक है, देखो जो प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल है ना, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसी क्वेश्चन में करा देंगे, ठीक है ना। उसको अलग से पढ़ के दिमाग मत खराब करो अपना। मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसी क्वेश्चन में उसको समझा दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत मत करो, क्योंकि अगर उसको पढ़ाएंगे तब सेल भी पढ़ाएंगे। जब सेल पढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला भी सेल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ढेर सारा पढ़ाना पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहे। मैं चाहता हूं कि एकदम एग्जाम टू एग्जाम पढ़ाया जाए आपको, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने के लिए क्या होगा कि उस जो आगे पढ़ाना है उसको मैं क्वेश्चन में पढ़ा दूं, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ही करवा दूं। एक ऊपर और नीचे वाले हाइड्रोजन के ऊपर और नीचे वाले कौन होते हैं बता देता हूं, एकदम बता दें, निश्चिंत रहिए आप, बता देते हैं हम। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन पे जरा आइए। कह रहा 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.025 सीमेंस सेमी इनवर्स है। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोलर चालकता को बच्चा हम लोग बताते थे कि यह होता है लैम्डा एम। मोलर चालकता को दिखाते थे हम किससे भाई, लैम्डा एम से। मोलर चालकता को किससे दिखाते हैं, लैम्डा एम से। और इसके बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था कि सर कप्पा बटे एम, कप्पा बटे एम और गुणे आप कर लो यहाँ पे कितना भाई 1000, कप्पा गुणे एम इंटू कितना बताया था हमने आपको 1000। ये वाला फार्मूला आप लगा दो, बोलो भाई। लैम्डा एम बराबर कप्पा बटे एम गुणे 1000, यही फार्मूला लगा दो। कोई समस्या होगी सॉल्व करने में? देखो अगर हम यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो कप्पा, तो लैम्डा एम बराबर कप्पा का मान यहाँ पे दिया है, कप्पा का मान यहाँ पे तो 0, सॉरी तो चालकता ना, चालकता देखो यहाँ पे दिया, यह कप्पा दिया, कौन दिया है कप्पा, तो 0.025 सीमेंस सेमी इनवर्स बटे यहाँ पे m दिया है कितना 0.20 और गुणे कितना हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 1000 का गुणा जब ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा एम बराबर 25 बटे 0.20, 25 बटे कितना 0.20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, अगर किसी से नहीं कट पा रहा है तो इसको 10 से ऊपर 10 से नीचे तो 250 बटे 2 भी कर सकते हो, तो बराबर 125 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और हो जाएगा कितना भाई सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स मात्रक हो जाएगा। किसी को समस्या है तो बताएं। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे भाई CuSO4 को, CuSO4 विलयन को ऐसे लिखे ना, CuSO4 विलयन को
CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 2 एम्पियर की धारा से 450, क्या CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया है। 450 सेकेंड 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। विद्युत अपघटित किया गया। ठीक है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63 है। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 63 है। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 63 है। ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा क्वेश्चन में? करा कॉपर मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर, कितने? 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कमेंट करो भाई फटाक से, नहीं तो बताएं, सॉल्व कराएं। ठीक है, चलो हम फार्मूला बता देते हैं ना, फार्मूला बता देते हैं आपको। इसको हम ही बता देते हैं। हाँ, हम ही करा देते हैं, घबराओ मत, हम करा रहे। पहली चीज देखिए, Q बराबर क्या होता है? आवेश। आवेश क्या होता? आवेश Q बराबर क्या होता? IT मतलब धारा, I गुणे समय। समय मतलब क्या होता है? T। यह फार्मूला जानते हो सब लोग? ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे देखो। तो यहां से Q का मान निकालो। Q का मान आवेश निकालो तो धारा कितना है? 2 अगुणे समय कितना है? 450 सेकेंड। तो आवेश कितना आ जाएगा? 900 कूलाम। आवेश कितना आ जाएगा? 900 कूलाम आवेश। क्लियर है? सबको क्लियर है? आवेश Q बराबर धारा गुणे समय, तो Q बराबर 2 गुणे 450, 900 कूलाम। 900 कूलाम आवेश आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहां पे आप ध्यान दीजिए भाई, क्या कह रहा है? कॉपर 63 ग्राम है। कॉपर का जो द्रव्यमान है कितना है भाई? 63 ग्राम है। कॉपर का द्रव्यमान कितना है भाई? 63 ग्राम है। अब 63 ग्राम कॉपर का है, तो इसका क्या मतलब है आप समझो। तो पहली चीज, कॉपर से कॉपर 2+ में चेंज होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कॉपर क्या होता है भाई?
कॉपर 2+ में, कॉपर से कॉपर 2+ में एक्सचेंज होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि 2 गुणे 96,500 कूलाम, 2 गुणे 96,500 कूलाम, क्या मतलब है? 2 गुणे 96,500 कूलम। यह क्या फैराडे है, यह फैराडे होता है। यह क्या होता है भाई? फैराडे होता है। और यह क्या होता है? 2 है, 2 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें कितना ग्राम है? इतने में कितना अपघटित हो रहा है? 63 ग्राम। इतने आवेश से कितना अपघटित होता है? 63 ग्राम अपघटित होता है। देखो भाई, फैराडे, और फैराडे का मान कितना होता है? 96,500। ठीक है, फैराडे में आवेश कितना होता है? 96,500। और दूसरी, अब यह 2 गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 एक्सचेंज हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2+ में एक्सचेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? इन पूरे आवेश से कितना? 63 ग्राम। ये पूरे आवेश से कितना ग्राम अपघटित हो रहा है? 63 ग्राम अपघटित हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 900 कूलाम से कितना अपघटित होगा? ध्यान दो, 2 गुणे 96,500 कूलाम से 63 ग्राम अपघटित हो रहा है। कितना ग्राम भाई? 63 ग्राम अपघटित हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर कि आप बताइए 900 कूलाम में कितना कॉपर अपघटित होगा। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई, यह समझ में आया कि नहीं कि कह 63 ग्राम कितने में होता है? 2 गुणे 96,500 कूलाम में अपघटित होता है। तो बताइए 2 एम्पियर 450 सेकेंड तब हम लोग प्रवाहित करें, 2 एम्पियर धारा को 450 सेकेंड तक प्रवाहित करें, तब कितना यहाँ पे कॉपर अपघटित होगा? तब कितना कॉपर अपघटित होगा? तो पहले आवेश निकालो। तो क्या होता है? Q बराबर IT, आवेश कितना? 900 कूलाम है। अब इतने कूलाम में इतना, तो 900 कूलाम में कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 900 कूलाम, 900 कूलाम आवेश में, आवेश से अगले अगले पेज पर लेके आते हैं। तो क्या लिख देंगे भाई? 900 कूलाम आवेश से अपघटित कॉपर का द्रव्यमान। क्या बोल देंगे? 900 कूलाम आवेश से अपघटित कॉपर का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई? ये निकल के आ गया 0.588 ग्राम आ जाएगा, 0.588 ग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, ये हम कैसे निकाले? चलो इसको निकालने का भी तरीका आपको बता देते हैं, ध्यान दो। कैसे निकाले? देखो कैसे निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? पहले 63 था, पहले कितना था? 63 था। तो 63 में क्या करो? 2 गुणे 96,500 करो, और गुणे कितना करो? 900। यह निकल के आ जाए कितना? 0.588 ग्राम।
ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव। क्वेश्चन है डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, मैं वह आपको रिएक्शन लिख दे रहा हूं। दिया है Zn प्लस Cu2 प्लस Zn Cu2 प्लस Zn 2 प्लस प्लस Cu, यह हो जाएगा Zn 2 प्लस प्लस Cu। यह रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर दें। ठीक है, चलो बताते हैं हम ही। तो हमने बताया था गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा हमने आपको बताया था गिब्स ऊर्जा डेल्टा आर जी नॉट, मानक गिब्स ऊर्जा, या फिर लिख दें मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा आर जी नॉट। क्या बताया था हमने आपको, डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, या फिर हम सीधे सीधे लिखते हैं माइनस एन एफ ई नॉट लिख सकते हैं, ऐसा यह भी लिख सकते हैं। यह फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है भाई, यह फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्लियर है। तो यही आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको कह रहा है कि सर ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट, यह क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है 96,500 कूलाम, यह भी हम जानते हैं। और दूसरी चीज हम इस समीकरण में देखें तो Zn से Zn2 प्लस में बदल गया। ध्यान दीजिए, यह Zn किस में बदल गया, Zn2 प्लस में बदल गया, और Cu2 प्लस किस में बदल गया, Cu में। मतलब यहाँ पे जो n का मान है, यह 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। n का मान यहाँ पे कितना है सर, 2 है। n का मान कितना है यहाँ पे, 2 है। ये आपको दिख रहा है कि n का मान यहाँ पे कितना है, 2 है।
दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस में Cu2 प्लस से Cu में बदल रहा है, मतलब जो n का मान है वह 2 है सर। सबको क्लियर है? तो यहां से हम डेल्टा Rg नाट बराबर लिख सकते हैं -2 गुणे 96,500 गुणे 1.1 सर। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है सर, चलो अब गुणा भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 का गुणा पहले इसमें कर लेते हैं, पहले इसमें करते हैं। तो 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 5 दूना 10 की शून्य 6 दूना 12 12 एक 13 की 3 हाथ लगा 1, फिर 9 दूना 18 एक 18 एक 19, इतना हो जाएगा। देखो 0 0 5 दूना 10 की 0 6 दूना 12 एक 13 और 9 दूना 18 एक 19 गुणे 1.1 हो जाएगा। अब इसका भी गुणा कर लो, 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 3 33 की 3, फिर 11 9 भाई 99 99 हो जाएगा। और 99 में जब 3 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 10 हाथ लग जाएगा, 11 का में 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा 1 मिनट, 11 का में 11 11 10 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ये माइनस लगेगा और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव, इतना जूल आ जाएगा। बोलो भाई, इतना आएगा, जूल में आएगा, जूल में, जूल में। या तो देखो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा या तो जूल होगा या तो कूलाम वोल्ट होगा। जूल हो जाएगा या फिर मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपना अपना गुणा मिला लेना, ठीक है ना, राइट है, ठीक है ना, ये सही है, ये सही है। आपका जो गड़बड़ी आप मिलाओ, ठीक है ना, जिसकी गड़बड़ी वह मिला ले, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए भाई फिर से हम समझा देते हैं। देखो यह क्या हो रहा है, Zn है और यह क्या है Cu2 प्लस है, यह Zn है या Cu2 प्लस है, तो Zn से Zn2 प्लस में बदल गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ होगा। अब कापर 2 प्लस से कापर में बदल गया, मतलब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मानक गिब्स ऊर्जा के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि डेल्टा Rg नाट बराबर -NFE0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए E0 सेल बराबर 1.1 वोल्ट दिया है, क्वेश्चन में दिया है। E0 कितना दिया, 1.1 वोल्ट दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है। अब फैराडे कांस्टेंट F की वैल्यू 96,500 कूलम हम पहले से जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया, n बराबर 2 रख दिए, तो n का मान 2 है, माइनस पहले से लगा है तो -2 गुणे, और F का मान 96,500, और यहाँ पे E का मान 1.1 है। पहले 2 का गुणा कर दिए, फिर 1.1 का गुणा कर दिए, इतना आंसर आ जाएगा। हाँ, इस जिंक के नीचे क्या है, यस है, या जिंक के नीचे यस है, यस का मतलब है सॉलिड। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की
गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। आपको सेल दे रखा है यहाँ पे, Zn से Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है, और कॉपर 2 प्लस से बदल रहा है किसमें, कॉपर में। यह 1 मोलर, पुस्तक में दिया 1 मोलर, और कॉपर 2 प्लस से बदल रहा है कॉपर। यह कह रहा है जबकि ई नाट, इस क्वेश्चन में और बोला है जबकि ई नाट, क्या कर रहा है, जबकि ई नाट कामा Zn2 प्लस Zn, जबकि ई नाट Zn2 प्लस Zn तथा Cu2 प्लस Cu तथा Cu2 प्लस से Cu के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा प्लस 0.34 वोल्ट है, प्लस 0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। कह रहा है सेल क्या है, Zn Zn2 प्लस है, Cu Cu2 प्लस है। कहने का मतलब ये ऐसे लिखा है कि सर Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस लिखा है और चेंज हो रहा है किसमें, Zn2 प्लस एक्वस प्लस का Cu लिखा है एस में। यह सर ऐसे लिखा है, इसी को हमने आपको इस तरीके से लिखना बताया था, ठीक है ना, इसको इस तरीके से मैंने लिखना बताया था सेल को, ठीक है ना। तो वही है क्वेश्चन कह रहा है जबकि ई नाट जिंक के लिए और कॉपर के लिए कितना होता है, -0.76 वोल्ट जिंक के लिए है और प्लस 0.34 ये किसके लिए, कॉपर के लिए है, और इनकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है। तो आपको बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप क्या लिखने वाले हो, सर हमने आपको बता रखा है एक फार्मूला। क्या बताया है कि ई सेल बराबर, हमने आपको क्या बताया भाई, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। सर यह फार्मूला आपको याद होगा, बोलो भाई। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यह फार्मूला मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मानक दिया है तो आप भी मानक लगा लो, ऐसे कर दो, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लगा लेंगे। यह फार्मूला हमने आपको बता रखा है, अब इसी फार्मूले से तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्या दिया है, आपको दिया है ई नाट Zn2 प्लस कितना, -0.76 वोल्ट, और क्या दिया है ई नाट Cu2 प्लस, Cu कितना दिया है, प्लस 0.34 वोल्ट दिया है। यह दोनों वैल्यू आपको दे रखा है, दोनों वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है भाई।
ठीक है ना। जब दोनों वैल्यू दे दिया तो यहां पे रखिए ई नाट सेल बराबर, अब ई नाट इसको लिखते हैं Cu2 प्लस से, यह Cu है, कैथोड पर यही होता है कॉपर वाला, माइनस एनोड वाला लिखेंगे ई, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मिट जा रहा है, Zn से Zn2 प्लस यह दिया। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी रखिए, प्लस 0.34 माइनस माइनस 0.76 माइनस 0.76। अब इन दोनों को आगे सॉल्व करिए तो प्लस 0.34 प्लस इसको प्लस हो जाएगा तो 7 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको जोड़िए 6 4 10 की 0 7 3 10 1 11। और देखिए और 2 2 4 अंक पे दशमलव यार, आगे लिखते हैं थोड़ा, तो इसको क्या लिख देंगे भाई, तो लिख देंगे प्लस 0.34 माइनस माइनस 0.76। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.34 प्लस 0.76 कितना हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना है, देखो जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0, तो उसके बाद 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 1 11, तो कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। ठीक है भाई, चल आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, सेल क्या दिया है ये देख लो, कर है कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस, सेल क्या दिया है, कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस 1 मोलर, मतलब 1 मोलर सांद्रता है। और क्या दिया है, Ag प्लस से Ag प्लस से Ag प्लस से किस में बदल रहा है, Ag में बदल रहा है। ठीक है भाई, और इसमें दिया है जिसमें अर्ध अपक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। क्या क्या दिया है देख लो, यह दिया है CD2 प्लस से CD2 प्लस से CD के लिए ई नाट बराबर दिया है -0.40
माइनस 0.40 वोल्ट और Ag प्लस फिर Ag के लिए E0 का मान दिया है प्लस 0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट। ठीक है भाई, चल तो ये इसका आंसर यहीं पे देख लो, एक लाइन में आंसर देख लो, क्लास को ओवर करेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्या होगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है ना, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। तो इसके लिए सेल अभिक्रिया लिखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो रहा है CD प्लस 2Ag प्लस रहा होगा, Ag प्लस। ठीक है, उसके बाद ये चेंज हो रहा है किसमें भाई, CD2 प्लस में प्लस 2Ag में, 2Ag में, ये रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था, इसमें जो लेफ्ट वाला होता है वो एनोड होता है, राइट वाला क्या हो जाएगा भाई, कैथोड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर, ध्यान दो यहाँ पे हम लिखेंगे ई Ag प्लस अपान Ag माइनस ई CD2 प्लस अपान CD। इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसी रिएक्शन को सेल के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर प्लस 0.80 माइनस माइनस 0.40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.80 प्लस का 0.40 जोड़ देंगे तो 1.20 वोल्ट आ जाएगा भाई। आ गया सबका। ठीक है भाई, तो अब इसके जो बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह किसी नेक्स्ट टर्न पे करा दिया जाएगा लंबा समय लेकर। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल से। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से